दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिस पे हम 1 बजे डेली पॉलिटी डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय न्यायपालिका का भाग 2 देखने वाले हैं डिटेल सोल्यूशन के साथ में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले 25 लेक्चर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। निश्चित तरीके से हम कह सकते हैं कि आप जैसे भी पढ़े होंगे, इस लेक्चर देखने के बाद में आपको कुछ नयापन जरूर एहसास होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो प्लीज़ ये मत देखिए कि फैमिली कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, व्यूवर्स कितने हैं। आप देखिए कि आपको जो कंटेंट आपको जो चाहिए वो कंटेंट कितना बेहतर है। निश्चित रूप से आपको एक अलगपन महसूस लगेगा और आपकी अपनी तैयारी में कुछ न कुछ कमियां जरूर दिखाई देंगी। तो चलिए उन कमियों को दूर करने के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, मतलब कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, आपको बताना है। ठीक, और साथ ही साथ में आपको ये बताना है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। संघ की जो कार्यपालिका होती है इसका प्रमुख कौन होता है, ये भी बताइए। और साथ ही साथ में आप बताइए कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट होगा कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों का जो स्ट्रक्चर है वो कितना है, 33+1। ये भी पेपर में आ चुका है। संघ की कार्यपालिका की बात करें तो संघ की कार्यपालिका जो नाम मात्र का होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है ना, नाम मात्र का। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख तो वो होता है हमारे पास राज्यपाल। ये भी पेपर में आ चुका है। जो संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक जो प्रमुख होता है उसको किसको कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वास्तविक, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। नाम मात्र का राष्ट्रपति। इसी तरह से राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक में जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। लेकिन नाम मात्र का कौन होता है, राज्यपाल। देश के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से। ठीक है, आई होप यहाँ तक फंडा क्लियर होगा। आगे चलिए, ये देखिए, है ना, बहुत मस्त सीरीज है, इसको आप सॉल्व कीजिए जल्दी से। एसएससी, रेलवे, पुलिस, जेईई में अब तक के पूछे गए प्रश्न जल्दी बताइए। आपको यदि नहीं आता है इस सवाल को तो आप चिंता मत करिएगा, मैं सारे इसका आंसर मैं ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, बस आप उसको नोट करते रहिए। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, ये भी प्रश्न आ चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ये भी प्रश्न आ चुका है। और इनमें कितने सदस्य थे, ये भी प्रश्न आ गया है। तो सुनिए, प्रारूप समिति के जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का क्या नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये समिति कब गठन इस समिति में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपको ये तो पता होगा बिल्कुल आसानी से। ये हुई थी 24 जनवरी 1950। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो आपको पता होगा कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। यहाँ तक क्लियर हुआ, 1 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, 26 नवंबर 1949। इसका भी आपको आंसर पता हो गया। ठीक, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय है। कौन कौन सा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ये पेपर में आ चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। प्रस्तावना को किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कौन पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर का सवाल,
जल्दी बताइए। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत को क्या उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है, बताइए जल्दी। और साथ ही साथ में ये बताइए कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पे तो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए पूजा करने का अधिकार है। ठीक है, आज मंगलवार है, आप पूजा कर रहे हैं, तभी किसी ने कहा ये बंद करो सब पूजा वूजा, यहाँ पूजा नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, आप कहोगे क्यों नहीं करूँगा, मेरी मर्जी। कहोगे भाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो आपका पूजा उसने भंग कर दिया, आपका यज्ञ सब पानी में डाल दिया, सब खत्म कर दिया। तुरंत आप क्या करोगे, जाओगे, कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, या तो फिर दो ही जगह जाओगे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, आपने पूजा कर रहे थे, धर्म की स्वतंत्रता आपने पढ़ा था अपने आर्टिकल में, तो आप पूजा पाठ एकदम स्वतंत्र हैं पूजा करने के लिए, है ना, धर्म की स्वतंत्रता आपके लिए आपको मिली है। कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस अनुच्छेद के तहत, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आपको संरक्षण प्रदान करेगा और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आपको संरक्षण प्रदान करेगा। ये दोनों प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है क्या, मूल, अपीली, परामर्शदायी अधिकार, ये तीनों अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, किसको, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट। तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और 226 के तहत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, है ना, संरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। आई होप क्लियर होगा। चलिए नया देखते हैं, ये देखिए ना, मज़ा आ जाएगा आपके पास। सारे सवाल, एक भी सवाल काटने लायक नहीं है। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो ना, तो चुपचाप से नोट डाउन करो, जो नहीं आता है उसे नोट डाउन करो, आता है चुपचाप देखते रहो, रिकॉल करो, आंखें बंद कर लो, देखो आपके दिमाग में फाइल में रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। अब सवाल क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन कब आया था, जल्दी बताइए, मैं नोट कम करूंगा। कैबिनेट मिशन कब आया था, सवाल होगा सर एक कैबिनेट मिशन जो था 1946 में आया था। एक सवाल और बनता है, सर इसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कौन कौन से, पैथिक लॉरेंस, A.B. एलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तीनों के नाम याद रखना, पैथिक लॉरेंस, A.B. एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। बेबल योजना कब आया था भारत में, ये आया था 1945 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, 1942। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। कब आया था, 1940 में। आई होप सारे प्रश्न में आए हैं प्रश्न। ठीक है ना, जाके पेपर में पिछले साल का पेपर आप चेक कर लीजिए। ये बताओ, इन सब ऐतिहासिक क्षण बताइए, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 1885, 1907, 1916, 1917, 1919, 1920, 1924, 1925। 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम्स, क्या, A.O. ह्यूम्स के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो गरम दल है नरम दल, दोनों का क्या हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। गरम दल नरम दल, जैसे गरम दल में कौन आते हैं, लाल बाल पाल, तो इनका नरम दल के साथ टकराव हो गया था और गरम दल अपनी नीतियों पे काम करने लगा और नरम दल अपनी नीतियों पे काम करने लगा। इसका टकराव कब हुआ था, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। अधिवेशन याद रखना, कहाँ हुआ है, सूरत में याद हुआ है मेरे दोस्त, सूरत में याद रखना। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में पूछा जाता है कि 1916 में कहाँ अधिवेशन हुआ, लखनऊ में। अध्यक्षता किसने की, मजूमदार ने किया था। और यहाँ पे जो गरम दल है और जो नरम दल हैं, जो सूरत में इनका टकराव होकर बिखर गए थे, ये लोग बिल्कुल सिमट जाते हैं, गले मिल लेते हैं। मतलब 1907 सूरत में हुआ क्या, ब्रेकअप, 1916 में हुआ पैचअप, कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, 1917 में क्या होता है, चंपारण, अरे याद है कि नहीं चंपारण, गांधी जी। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद है कि नहीं सबको, अमृतसर का। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। 1924 में ये हुआ था, बेलगांव में सेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी। कौन किया था, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन से। ठीक है, 1925 में
1925 में क्या हुआ था, कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यहाँ के अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। कौन, सरोजनी नायडू। याद है कि नहीं याद है। और सरोजनी नायडू के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। केवल 14 फरवरी मत याद कर लेना, ठीक है, नालायक कहेंगे। 13 फरवरी कौन सा दिन मनाया जाएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस। 18 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात याद रखना कि महिलाओं से संबंधित, उन बच्चियों बालिकाओं से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे, इंपॉर्टेंट मिशन होंगे, चाहे करंट अफेयर्स में होंगे, चाहे हिस्ट्री में होंगे, आप उनको जरूर याद रखिएगा। उन वीरांगनाओं को, उन महिलाओं को आप जरूर आप अपने पटल पे रखिएगा जो भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं, और ये महिलाएं आपके पेपर के लिए भी भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अब। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से, कम ऑन सब लोग, वेरी गुड। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन करता है। बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। और ये बताइए कि अनुच्छेद 124 में क्या है, 124 नहीं 123 में क्या है। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त बताओ कि अनुच्छेद 123 में क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 123 में क्या है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, अध्यादेश। बहुत बढ़िया, आगे चलें। स्पीड हो रहा होगा तो बता देना, ठीक है, स्पीड यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप बता देना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष क्या कौन थे बताओ जरा। ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रहेगा कि नहीं, पेपर में बहुत बार आया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहला जो बैठक हुई थी संविधान सभा की कब हुई थी, याद रखना 9 दिसंबर 1946, है ना, 9 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। और एक कहाँ से हैं, बिहार से। भी प्रश्न में आया है कि बिहार, और को कौन से राष्ट्रपति थे जो बिहार से हैं, तो राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। और ये बात और याद रखना, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वही संविधान सभा यार, याद रखो 1946 वाला संविधान सभा, है ना। तो कितने थे, 389। याद रहेगा क्या, 389, जिनमें से 292 कहाँ से थे, प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, प्लस 4 कहाँ से थे, कमिश्नरी प्रांत से। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताओ। मतलब प्रारूप समिति, है ना, वहीं शिक्षा वह श्रेणी का दूध है, ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, 7, और एक क्या थे उसमें, अध्यक्ष। आई होप क्लियर हुआ कि नहीं, यस बोलो, थम्सअप करो, सब लोग थम्सअप करो जल्दी से। समझ में आ रहा है नहीं, क्लास पसंद आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी करो। क्लास पसंद आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। 4 नंबर का सवाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवादों का निपटारा किस क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा सवाल है, ठीक है ना। बहुत बार देखो, मतलब प्रारंभिक क्षेत्र, है ना, आपको पता होना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, मैं बता दूंगा। इसका आंसर करो पहले आप, बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जब भी विवादों का निपटारा होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। राज्यों के मध्य बंटवारा का कोई विवाद हो जाए तो भी वो किसके अंतर्गत आएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य यदि बंटवारा हो जाए तो भी किसका आएगा, विवाद हो जाए तो भी उच्चतम न्यायालय। एक बार देख लेते हैं, मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ, ये देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का वह अधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का वह अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं, वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट
किसी भी मामले की सीधे सुनवाई करता है। मामला क्या क्या हो सकता है? भारत सरकार या एक या उससे अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो तो भी सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई करेगा। मौलिक अधिकारों संबंधित मामले, ये तो पता है, अरे अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। राष्ट्रपति राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित विवाद, वेरी गुड। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये छापो कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की पद्धति क्या है और किस अनुच्छेद में है। चलो अच्छा अनुच्छेद मैं बता दूं। अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 में क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव के नियम रीति। आप ये छापो कि राष्ट्रपति के चुनाव के नियम क्या हैं। क्या एकल संक्रमणी पद्धति वोट पद्धति है क्या? यस या नो बताओ, बस आप यस नो बताओ। एकल संक्रमणी वोट पद्धति है क्या? कमेंट बॉक्स में छापो। चलिए ये बताइए, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? अभी मैंने बताया 9 दिसंबर क्या 1946। पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी थे, अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। मैंने बता रखा है। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946, से भी हमने बता दिया है। ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी गुड। ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? मेरे दोस्त याद रखना कि जुलाई 1947, जुलाई 1947 को, है ना। और 3 जून को एक योजना आती है। इस योजना को हम क्या कहते हैं? माउंट बेटन योजना, लॉर्ड माउंट बेटन योजना। ठीक, अगला 5 नंबर का सवाल, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, बताइए जल्दी। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में आप एक सवाल का हमको जवाब दो, ठीक है, कि अनुच्छेद 85 में क्या है ये बताओ, ठीक है। और अनुच्छेद 100 में क्या है, कुछ ये भी याद करते चलो। अनुच्छेद 105 में क्या है, अनुच्छेद 108 में क्या है, अनुच्छेद 110 में क्या है? जल्दी बताइए। अरे याद करो, है ना, चिंता मत करो कि कितना ज़्यादा हो रहा है, बस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने एपीजे अब्दुल कलाम की लाइनें सुना होगा, इफ़ यू शाइनिंग लाइक द सन देन यू आर बर्निंग लाइक द सन। आपको यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो आप जलो ना, आप पता नहीं किस आग में जल रहे हो, है ना। चलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, निर्णय विधि। 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन। ये भी प्रश्न आ चुका है, क्योंकि राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं, राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। 100 में क्या है? ये निर्णायक मत है। क्या है? निर्णायक मत। कौन देता है? लोकसभा स्पीकर। 105 में क्या है? संसद का विशेषाधिकार। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य मतभेद हो जाए तो 108 के तहत क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 110 के तहत क्या है? वित्त विधेयक। क्या होता है? वित्त विधेयक। ठीक है, अरे सब लोग पढ़ लो आराम से, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे, अब रोना मत। ऐ दिल तू क्यों रोता है, ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। चुपचाप से पढ़ लो, ठीक है, नौटंकी नहीं। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट स्थापना कब हुई थी? भाई ये तो आसान है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी बताओ? जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 1773-74 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी? आपका जवाब होगा सर जो 1773 में आया था ना, वही रेगुलेटिंग एक्ट था। अब सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जब बना होगा तो वहां पे कोई तो जज बैठेगा भाई, कोई तो जज बैठेगा जो न्यायालय फैसला सुनाएगा। तो पहली जो जज थे उनका नाम क्या है? सर एलिजा इक्पे। क्या नाम था? सर एलिजा, आप मेरी बातों पर फोकस करना, एलिजा इक्पे। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र राज्य समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो याद रखना, केंद्र में कितने हैं? 59 विषय। राज्य में कितने हैं? 56 विषय। समवर्ती सूची में कितने हैं? 36 विषय। केंद्र का मतलब क्या है कि केंद्र 59 विषय पे कानून बना सकता है, राज्य 56 विषयों पे कानून बना सकता है। लेकिन जो समवर्ती सूची में जो 36 विषय हैं, इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया।
बोलो मेरे दोस्त, क्लियर हो गया? आप थम्स अप करो, ठीक है? जल्दी बताओ यार सर, आगे चलें। अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था, जल्दी बताओ आप। जो अखिल भारतीय संघ था वो प्रस्तावित किया गया था किसमें? ये 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, है ना? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था। और याद रखना यार, देश की मुद्रा साख नियंत्रण करने के लिए 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक बार फिर से, देश की मुद्रा साख इन सब का नियंत्रण करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। उसी समय 1935 में ही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत की गई, संघीय व्यवस्था आया, संघीय न्यायालय व्यवस्था आई। ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 के हैं। मैंने सब पढ़ा रखा है, आप जाके वीडियो एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है भाई? इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। करेक्ट, पेपर में आता है, याद रखना। आगे चलें, ये देखिए सवाल 6 नंबर का सवाल, जल्दी बताइए। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? जरा ये भी बता देना कि अनुच्छेद 17 में क्या है, ठीक है? और मेरे लाल आप ये भी एक बार बता देना कि क्या 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 कि अनुच्छेद 40 में क्या है, ये भी बता देना। और साथ ही साथ में बता दो कि अनुच्छेद 44 में क्या है। अरे मेहनत करने से पीछे मत भागो। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिवाज बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अब तो कहोगे सर पढ़ने में पसीना कहाँ आता? भाई आता है, ठीक है? मेहनत करो, आप इतना लिखो, इतना पढ़ो कि आपकी उंगली दर्द करने लगे। रात में सो तो भी आपके सपने पढ़ने का ही आए, समझना कि बस आप सही रास्ते पे जा रहे हो। पागल हो जाओ अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है? चलो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा हमारे पास? कानून बनाना नहीं, कानून का क्रियान्वयन करवाना नहीं, ये तो कार्यपालिका का काम होता है। कानून का अधिनिर्णय करना, बिल्कुल सही है, कानून का अधिनिर्णय करना ही क्या होता है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत या छुआछूत उन्मूलन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता। और एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा, ठीक है? गोवा, वेरी गुड। आगे चलें, ये लो, चलो बताओ। अब जब तक किसी लेक्चर में, जब तक आपका दिमाग थका नहीं, समझ लो कि आप मतलब आपका दिमाग यूज ही नहीं किया आपने, ठीक है? चलो जल्दी बताइए, बिल्कुल देर मत किया कीजिए। जितना आंसर आता है उसका आंसर बताइए आप। यहाँ थोड़ा सा विजिबिलिटी इशू हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी, तो सर ये कहाँ पे है? लंदन में है। बोलो, राकेश, पिंकी, वैशाली, जितने लोग जुड़े हैं जल्दी बताइए आप लोग। लंदन में। विश्व के किसी देश की प्रधानमंत्री, किस देश की प्रधानमंत्री महिला कौन थी? मतलब किसी भी विश्व, इसके कहने का मतलब है कि विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, उसका नाम क्या था और किस देश से थी? तो याद रखना, श्रीलंका से थी। कहाँ से? श्रीलंका से, ठीक। क्या नाम था? श्रोया भंडारिके। क्या नाम था? श्रोया भंडारिका, ठीक है ना? 1960 में ही बनी थी, 1960 में। और हमारे भारत की कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। अनुच्छेद 1960 में क्या है? 1960 में बहुत प्यारा है। 1960 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल को खत्म कर लो तुरंत। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 358 में क्या है? अनुच्छेद मैं लिख रहा हूँ, है ना? 358 अनुच्छेद में क्या है कि जब मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो अनुच्छेद 58 के तहत अनुच्छेद 19 की जितनी सारी स्वतंत्रता है, बोलने की, घूमने की, व्यवसाय करने की, है ना, वो तुरंत खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 359 के तहत क्या होगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा, देश में आपातकाल की व्यवस्था आएगी, तो जितने भी 20-21 को छोड़ करके, 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके सभी अधिकार क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। और सुन लीजिए ध्यान से, अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है? भाई 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं बोले तो IAS, IPS, IFS, ये सब अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। संघ लोक सेवा आयोग कैसा है? यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय, मतलब संविधान में इसकी चर्चा है।
ठीक है। आपको पढ़ाएंगे मैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, तो अच्छे से बताएंगे। तो बस इतना याद रखना कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। प्रश्न सारे पेपर में आए हैं, कहीं से आप छाट नहीं कर सकते। ये लो सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निर्मित पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर, जल्दी बताइए। पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो सिंपल, स्वयं अपने कार्य का पुनरीक्षण करना नहीं, देश में न्यायपालिका के कामकाज का नहीं, ऐसा भी नहीं है, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जरा ये बताओ आप कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये बताओ कि जो संसद भवन है, जो संसद भवन है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? जल्दी बताओ, आंसर छापो कमेंट बॉक्स में। संसद भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? जल्दी छापिए। ये लीजिए, इस सवाल को चलिए करते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार यहां लगा लूं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने कल बताया था 9 साल, 9 ईयर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? हेग में, द हेग में। चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं? चौथा पिलर किसे बोलते हैं आप? मीडिया को बोलते हैं, मतलब प्रेस को, पत्रकार को। पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये है संजना कोठारी की, रंजना कोठारी की, संजना नहीं रंजना कोठारी की, रंजना कोठारी। ठीक है, कल राकेश जी इसका सही जवाब दिए थे आप, रंजना कोठारी। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये हुआ था 1975-76। ठीक है ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन में है तो टिक कर देना। ये ऐसा बना ही था कि लागू कार्यान्वयन में 2 साल लग गए। ठीक है, 2 साल नहीं लगे। अब मान लो कोई यदि अधिनियम आता है 1900 नवंबर में आता है, तो पारित होते होते 1900 जनवरी फरवरी आ जाएगा, इसलिए 1975-76 याद रखना, बंधुआ मजदूर उन्मूलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 8 नंबर सवाल। और क्या हुआ, एनर्जी आपकी सुस्त पड़ गई क्या? अरे दिमाग लगाओ, अरे अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हो आप। ठीक है, एक बार अपने नहीं पढ़ने का मन करा मेरे दोस्त ना, अब एक बार अपने घर अपनी मम्मी को देख लेना, जो आपसे कितना उम्मीद लगा के आपको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, या कितना घर वाले अपने फ्यूचर को देखना कि आप कितना, मतलब कि कितना आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो एक बार उनको देखो और पढ़ाई करो चुपचाप से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है किस पे? विधि सम्मत शासन नहीं, विधि सम्यक प्रक्रिया नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। जरा आप कमेंट बॉक्स में ये छापो कि आप क्या छाप दो कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जल्दी बताओ, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जल्दी बताइए। चलो ठीक है, 465 हैं क्या? जल्दी बताओ, 465 प्लस हैं क्या वर्तमान में? 395 मत याद रखना कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 395 अनुच्छेद, भाई है ना, वो मूल संविधान था। इस समय बताओ आप। और साथ ही साथ में ये बताओ कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल खर्चा कितना आया, मतलब कितने पैसे लगे? तो याद रखना करीबन 64 लाख। कितना है? करीबन 64 लाख। 63,900 कुछ रुपए है, तो आप 64 लाख याद रखना। नेक्स्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न की भरमार है, आप कितना तैयारी करोगे? ये लो, कहाँ से प्रश्न आएगा? दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ? तो मेरे दोस्त ये कब पारित हुआ था? 1985 में। क्यों? याद करो कि कोई भी विधायक अपना दल बदल लालच में न कर सके, है ना, मतलब अनियंत्रित तरीके से, असंतुलित तरीके से कोई भी अपना दल को, पार्टी का परिवर्तन न कर सके। क्योंकि जैसे कोई विधायक है, एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाएगा तो उसकी विधायकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। हरियाणा में पिछले मतलब कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, ये नियम जब लाया गया था तो बहुत व्यापक पैमाने पर सबने अपनी फेरबदल की पार्टियां, इसलिए इस कानून को ला दिया गया भाई कि दल बदल नियम पर नियम। और इसमें यह कहा गया कि जो भी यदि पार्टी का कोई भी नेता यदि दूसरे पार्टी में जाता है तो वर्तमान जो उसका पद होगा, जो गरिमा होगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नियम था। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल अधिनियम, दल बदल प्रावधान। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। 12 में क्या है? नगर पालिका। अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र एवं
राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और अनुच्छेद 8 में क्या है, अरे अनुसूची 8 में भाषा है, क्या है, भाषा है, क्या, भाषा। आई होप क्लियर हुआ ना दल बदल अधिनियम। तो अब दल बदल अधिनियम जब लागू हो गया तब जाके कुछ स्थिरता आई, है ना, होने के लिए तो अभी भी हो जाता है। एक आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस पार्टी के महोदय उस पार्टी में चले गए, ठीक है, वजह क्या होगी, अब हम लोग को सिर्फ पढ़ना ही है ना। चलिए, इनमें से कौन अपीली न्यायालय है, बताओ कौन से अंतिम अपीली न्यायालय है। मतलब कि जैसे आप गए यहाँ से जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ पे आपको कोई नहीं सुना, फिर कहाँ चले गए, हाई कोर्ट चले गए, वहाँ भी कोई नहीं आपका सुना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, फिर उसके बाद कहाँ गए आप, कैपिटल कोर्ट है ना, यहाँ भी चले गए आप अधीनस्थ न्यायालय में, फिर हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी कोई नहीं सुना, तो आप किसका सहारा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। तो अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया, जल्दी बताइए। तो अभी हमने बताया था दल बदल अधिनियम कब पारित किया था, ये कौन सा 52 संविधान संशोधन था, कब, 1985, क्लियर हुआ। कौन से संविधान संशोधन के तहत दल बदल अधिनियम लाया गया, 52वां संविधान संशोधन। योजना आयोग कब स्थापित हुआ, तो याद रखो योजना आयोग कब स्थापित हुआ, 15 मार्च 1950, याद रहेगा। अरे योजना आयोग का नाम ही बदल के क्या कर दिया गया था, नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई थी, मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015, याद है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था हमारे पास कितना, 1906, ये हुआ था 1952 में, कब हुआ था, 1952 में, ठीक। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम साहब होते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है तो हो सकता है स्पीड होगा, आप कमेंट बॉक्स कर दो, स्पीड मैं कम कर लूँगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला सवाल है कि भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। क्या सवाल है, गजब है ना। आप साथ ही साथ में ये बताओ कि अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद बताओ, सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है, और हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है, जल्दी बताइए। पेपर में बहुत आया है प्रश्न, ठीक है। मैं क्या बताऊं, कहा कि मैं इस पे स्क्रीन पे ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा जो पेपर में ना आया हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट होगा अंतर्राज्यीय विवाद, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय जब विवाद होगा तब जो सुप्रीम कोर्ट होगा एक संघ के रूप में कार्य करेगा। इसका याद रखना कि अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। हाई कोर्ट का आप बताओ, सब मैं ही थोड़ा बता दूंगा, कुछ आप भी तो बताओ। चलिए आगे, ये लो मैं ये बताऊंगा अब, ठीक है। तो दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ, अरे यार ये तो याद हो गया, कौन सा है, 52वां संविधान संशोधन, कब, 1985, बहुत अच्छा। 10 अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है, यहीं ऊपर वाला। राज्य, अच्छा इस तरह से मैं लाया हूँ ना कि आप लिंक करके याद कर पाओ, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, देखिए राज्य पूछा है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो गवर्नर मैं लिखूंगा, ठीक है, गवर्नर, ठीक है। अब यहीं बोल देता कि यहाँ पे राष्ट्र देश के स्तर पे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन हो जाता, राष्ट्रपति हो जाता है। कौन हो जाता, राष्ट्रपति हो जाते। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ, तो याद रखना 28 सितंबर 1993, क्लियर हुआ कि नहीं, 28 सितंबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 साल होता है, याद रखना कितने साल होता है, 3 साल। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा
ये लगभग लास्ट सवाल है। इनमें से कौन सा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार है ना, अधिकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा विवाद है, इनमें से कौन सा ऐसा विवाद है जिसपे हाई कोर्ट भी फैसला करता है और सुप्रीम कोर्ट दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जल्दी बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी कीजिए। तो क्या होगा, मूल अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट से संबंधित। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट बोले तो 32 के तहत। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरा ऑफलाइन क्लास का सेशन था। ठीक है, तो पता नहीं कैसे इसमें ऐड हो गया, लगता है तो ये ऑफलाइन बैच का सेशन था। ठीक है, तो ये पुलिस बैच थी। ठीक, तो पता नहीं कैसे इसमें ऐड हो गया, कोई नहीं। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा सेशन कैसा लगा आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप नोट्स प्रॉपर तैयार कीजिए, मेरे वीडियो को बार बार देखिए। आप निश्चित रूप से आप सफलता के आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हुआ है। मैं अभी हाल में तत्काल में इतनी भयंकर कंपटीशन के बीच में से निकला हूँ, तो जाहिर सी बात है इतना तो अनुभव हूँ कि कम से कम आपको सिलेक्शन तो करवा ही सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप कम से कम इस कंटेंट को देखिए और अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन करिए। क्या सच में आप क्या इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं? यदि नहीं तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त बहुत कंपटीशन है, आप प्लीज़ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब ये मत देखिए कि नहीं एक सवाल आया आसान से सर टिक करके चले गए, हाँ हमको भी आ रहा है, अनुच्छेद पूछ दिए चले गए, बस काम खत्म हो गया। क्लास में आए बच्चे मजा लिए, बस आपको अपने आप से लड़ाई करना है, अपनी औकात को आपको क्रॉस करना है, लिमिट को क्रॉस करना है। ठीक है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप बैठ के पढ़ाई कीजिए, लेट के मत पढ़ाई कीजिए, टेबल चेयर पर बैठ के बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अपने डेली डायरी मेंटेन कीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि हाँ मुझे इतने दिन में इतने साल में सिलेक्शन लेना है। एक तो ऐसी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी होती हैं, विलम्ब हो जाता है, कभी कभी वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है, बहुत लड़कों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बहुत लड़कियां फ़ोन करती हैं कि सर मतलब कि इस एग्ज़ाम मेरा नहीं हुआ है, मेरी शादी घर से दबाव आ रहे हैं, मुझे मरने का मन कर रहा है। लड़के भी बहुत फ़ोन करते हैं कि सर क्या करूं, लाइफ चल नहीं रही ऐसे ऐसी। तो आप अपने तैयारी को मूल्यांकन करिए, एक निश्चित और सही से तैयारी कीजिए। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। याद रखना 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 का किस्मत, लेकिन 4 अक्षर का होता है मेहनत। तो आपको मेहनत पे फोकस करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।